कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। भाग 2 पढ़ेंगे। यूरोप में 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ था। इस समय वहाँ की जो छोटी छोटी रियासतें थी उनका एकीकरण हुआ। एकीकरण का तात्पर्य हुआ कि जो छोटे छोटे रियासत थे वो आपस में मिलना शुरू हो गए। और रियासत क्या है, तो एक वह छोटा सा स्वतंत्र शासक जिसके कब्जे में जो वहाँ की भूमि थी वह स्वतंत्र शासक भी खत्म हो गया और वहाँ की भूमि किसी बड़े साम्राज्य में मिल गई। तो वह छोटे सी भूमि का मालिक जो होता था वह वहाँ का स्वतंत्र शासक और वह भूमि रियासत कहलाती थी। एकीकरण होने के बाद उन छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण होने के बाद वहाँ पे राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, एक देश का उदय हुआ। जैसे जर्मनी इटली का गठन, जर्मनी का और इटली का गठन हुआ। बड़े बड़े साम्राज्य का उत्थान हो गया और उनका पतन भी हो गया। उस समय जो प्रभुसत्ता थी वो एक केंद्रीय शक्ति थी, केंद्रीय शक्ति थी। प्रभुसत्ता से तात्पर्य क्या है, देश की सर्वोच्च सत्ता जिसके हाथों में होती है उसी को प्रभुसत्ता कहते हैं। जैसे अपने भारत की प्रभुसत्ता किस में है कि भारत की जो प्रभुसत्ता है वह पाकिस्तान या दूसरे देशों के लिए नहीं है, लेकिन दूसरे देशों की जो प्रभुसत्ता है वह अपने देश में केवल वह लगा सकता है, दूसरे देशों की नहीं है। तो अपने यहाँ एक सर्वोच्च शक्ति होती है जो कि केवल अपने देश में ही लगाया जा सकता है और जिसके हाथों में वह शक्ति होती है वही प्रभुसत्ता कहलाती है। तो लोगों के बीच में एक साझेपन की भावना उठने शुरू हो गई। कब? 19वीं शताब्दी के समय में लोगों के बीच में सहयोग करने की भावना, एक दूसरे का साथ देने की जो भावना थी वह पनपने लगी। और इसी की देन हुई कि जब सब लोग एक होने शुरू हो गए तो संघर्ष करना शुरू कर दिए। किससे? जो वहाँ का निरंकुश शासक था। उसमें संघर्ष में कौन कौन लोग भाग लेते थे, तो वहाँ का नेता एक था और पूरा जनसाधारण। इन सब से मेल से जो ग्रुप तैयार हुआ, जो समूह तैयार हुआ, वह लोग संघर्ष करते थे। इस पूरे राष्ट्रवाद का एक चित्र के द्वारा दर्शाया गया है और चित्र को दर्शाने वाला व्यक्ति फ्रांसीसी कलाकार है। नाम उसका फ्रेडरिक सोरियू। इसने 1848 ईस्वी में एक चित्र बनाया। 1848 ईस्वी में एक चित्र बनाया। कुल 4 चित्र थे। उसमें उसने कल्पना किया था, अर्थात सपनों का एक संसार बनाया। चित्र में सपनों का एक संसार बनाया जिसमें सामाजिक और जनतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था किया उसने। सामाजिक अर्थात जो समूह थे सब एक दूसरे के सहयोग के साथ खड़े थे और जनतांत्रिक गणराज्य का मतलब हो गया कि जो कार्य वो करते थे सब एक समूह में कार्य करते थे, जो निर्णय लेते थे वह एक साथ लेते थे, चुनाव जो होता था वह सब मिलकर करते थे और यही है जनतांत्रिक गणराज्य। अच्छा, चित्र में क्या क्या बनाया है फ्रेडरिक सोरियू ने, तो उसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया है। अमेरिका और यूरोप के लोगों में कौन थे, तो स्त्री और पुरुष दोनों थे। स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते चले जा रहे थे। उस चित्र में एक स्वतंत्रता की प्रतिमा है जो कि महिला के रूप में है और उस महिला के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है।
उसी की वंदना करते हुए सब लोग चले जा रहे थे। उस प्रतिमा के सामने निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष गिरे पड़े मिले। ध्वस्त संस्थान और निरंकुश, निरंकुश का मतलब हो गया कि वो ऐसा राजा जिसके ऊपर कोई शक्ति न हो, वह लोगों पर अत्याचार करता हो, तानाशाही दिखाता हो, उसी को निरंकुश शासक कहा जाता है। ऐसा, और उसके जो संस्थान थे वह सब थे, उसको सभी लोग मिल करके, जितने मनुष्य, जितने जो समूह में आए हुए जनतांत्रिक थे, सब उसको तोड़ दिए। उसमें कल्पना दर्श जो था, कल्पना दर्श को यूटोपिया भी कहा जाता है। तो यूटोपिया के चित्र में केवल कल्पना मात्र एक चित्र बनाया था फ्रेडरिक ने, ताकि ऐसा अगर देश हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन वैसा संभव तो था नहीं। उसमें दुनिया के लोग थे उस चित्र में, और दुनिया के जो लोग थे वह अलग अलग राष्ट्र के समूह में बटे हैं, अलग अलग राष्ट्र के समूह में सब बटे हुए हैं। और उन अलग अलग जो राष्ट्र के समूह में बटे हैं, उनकी पहचान क्या है? तो उनकी पहचान होती है उनके वस्त्रों से और राष्ट्रीय पोशाक से। तो हम इसी तरह से पहचानते हैं कि कौन से व्यक्ति का पहनावा कैसा है और उसका राष्ट्रीय पोशाक क्या है, उसी को देख करके यह अंदाज़ा लगाते हैं कि यह किस देश का है। ऐसा ही राष्ट्रों में पता लगता है। उस समय, जिस समय यह चित्र बनाया था फ्रेडरिक ने, उस समय यूएसए और स्विट्जरलैंड एक राज्य के रूप में आ चुके थे। फ्रांस के लोग भी वहाँ पे थे, उस लाइन में फ्रांस वाले भी खड़े थे। तो फ्रांस की पहचान क्या थी? वह क्रांतिकारी तिरंगा लिए हुए थे, क्रांतिकारी तिरंगा। और फ्रांस के पीछे पीछे जो लोग थे वह जर्मनी के लोग थे। जर्मनी की पहचान क्या है? जर्मनी की पहचान है कि उनका काला, लाल और सुनहरा झंडा था, काला, लाल, सुनहरा झंडा था। और यह प्रतीक था उदारवादी की अभिव्यक्ति को भी यह दर्शाता था। उदारवादी से तात्पर्य है कि जो सभी की भलाई के बारे में सोचता हो, सबके लिए खड़ा हो समस्याओं में, उसी को उदारवादी कहा जाता है। अब दो सिसिलियों की राजशाही इसमें समाप्त हो गई। जो यूरोप के मध्य में बड़े बड़े क्षेत्र थे वह सब खत्म हो गए। लॉम्बार्डी तैयार हुआ, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। उस चित्र में जो दिखाए गए सब लाइन से हैं, तो सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, सबको स्वतंत्रता चाहिए थी। चित्र के ऊपर स्वर्ग दिखाया गया है, और उस स्वर्ग में ईसा मसीह, उनके साथ संत और फरिश्ते ये सब देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अगला एक चित्र आता है, फ्रांसीसी दार्शनिक थे जो कि नाम उनका है अर्नस्ट रेनन। अर्नस्ट रेनन 1882 में इन्होंने एक भाषण ये दिए थे एक विद्यालय में, और वह भाषण किस नाम से था? राष्ट्र क्या है, इस नाम से दिया था। इसी के नाम से यह एक निबंध भी छापा गया, जबकि भाषण था, इसको निबंध के रूप में भी छापा गया। अर्नेस्ट रेनन विरोध करते थे। ये विरोध करते थे, किसका विरोध करते थे? अर्नेस्ट रेनन किस चीज़ का विरोध करते थे? तो यह समान भाषा का विरोध करते थे कि अगर कोई देश होगा तो उस देश में एक ही भाषा बोलने वाले नहीं हो सकते हैं। वह नस्ल का विरोध करते थे। नस्ल, कोई व्यक्ति कहे कि यह हमारा ही देश है, तो ऐसा नहीं है। उस देश में रहने वाले किसी भी नस्ल के लोग जो भी हैं, वह देश सबका होता है। तो ये विरोध करते थे। धर्म का विरोध करते थे कि कोई एक धर्म किसी राष्ट्र में नहीं हो सकता है, जो सब धर्मों के लोग ही वहाँ पे रह सकते हैं। क्षेत्र का विरोध करते थे कि क्षेत्र के आधार पर कोई किसी को सता नहीं सकता है, कोई परेशान नहीं कर सकता था। समर्थक किसके थे? रेनन समर्थक किसका कर रहे थे? तो जनसमूह का, जनमत संग्रह का। जनसमूह
कि सब लोग एकत्रित होकर के कार्य करेंगे। और जनमत संग्रह का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए जो मतदान किया जाता है वह जनमत संग्रह होता है। समान इच्छा, संकल्प, साथ काम करना, एकता, राष्ट्र का होना यह आवश्यक है। किसी राष्ट्र के होने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो समान इच्छा होनी चाहिए, सभी लोगों की इच्छा एक समान होनी चाहिए, उनका संकल्प एक होना चाहिए, वह साथ मिल करके जो काम करेंगे उनमें एकता होनी चाहिए, तभी एक राष्ट्र तैयार हो सकता है। अच्छा, उस समय क्या था कि एक जो मालिक था, उस मालिक के अंडर में पूरा जो कि स्वतंत्रता होती थी, उसकी वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता नहीं होती थी। तो यह चीज़ का लोप होने लगा, इस चीज़ का लोप होने लगा। राष्ट्र का निर्माण जब इस तरह से स्वतंत्रता का लोप सबका होने लगा तो सब विरोध करना, संघर्ष करना उसमें शुरू कर देते हैं और ये एक राष्ट्र का निर्माण होता है। अब राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ होगा, तब देश का निर्माण कैसे हुआ, जबकि सब हमेशा से गुलाम बने थे, किसी निरंकुश शासक के अंडर में थे, उन्हीं का कहना या उनके हिसाब से रहते थे। तो इसका मतलब हुआ कि एक लंबा प्रयास चला होगा, संघर्ष का एक लंबा प्रयास चला होगा, उसमें बहुत त्याग करे होंगे, कुछ निष्ठा, उसमें सबकी निष्ठा अपनी इतनी लगी होगी, सबकी मेहनत लगी होगी, उसी के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। अब यूरोप में राष्ट्रवाद देखा जाए तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद था सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति से शुरू हुई। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। उस समय वहाँ का जो राजा था एक निरंकुश था, निरंकुश अर्थात तानाशाही, केवल अपना भला सोचता था, कुछ लोगों का भला सोचता था, बाकी सबको एक गुलाम के रूप में देखता था, सबके अधिकारों को छीनता था। ऐसे लोगों को ही निरंकुश राजा कहा जाता था। उस समय 1789 संघर्ष जब हुआ, क्रांति हुई, तो सत्ता किसके हाथों में आ गई? उस जनसमूह के हाथों में आ गई। अब जनसमूह ही भाग्य का निर्माण करेंगे, जनसमूह लोग अब भाग्य का निर्माण करेंगे, अर्थात वह मतदान करेंगे, अपनी शक्ति के लिए खुद जो है प्रयोग करेंगे। नया फ्रांसीसी झंडा जो है कि बनाया गया, स्टेट्स जनरल का चुनाव हुआ। स्टेट्स जनरल का जब चुनाव हुआ तो वहाँ के जो सक्रिय नागरिक थे वही सब करें। अच्छा, स्टेट्स जनरल जो था इस समय उसको नेशनल असेंबली कहा जाता है, जब जहाँ पर सभी लोग चुन कर के जाते हैं। उसमें एक नई रचना बनाई गई फ्रांस के लिए, उसमें सब शपथ लिए, शहीदों का गुणगान हुआ, जो लोग शहीद हुए थे, समान कानून बनाया गया, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, जो ज़बरदस्ती शुल्क लगाया जाता था केवल सामानों को बेचने खरीदने के लिए, वो ख़त्म कर दिया गया। भार और नापने की एक समान व्यवस्था कर दी गई। उस समय अलग अलग जगह पर अलग अलग भार हुआ करते थे, कहीं तौलने की व्यवस्था, 1 किलो का वजन कहीं कुछ और होता था, दूसरी जगह कुछ और होता था। इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सब फ्रेंच भाषा बोलने शुरू कर दिए, साझा भाषा, सबसे अधिक भाषा फ्रेंच बोली जाने लगी और वह साझा भाषा बन गई थी, सबके लिए एक भाषा हो गई लगभग। फ्रांसीसी क्रांति का लक्ष्य देखते हैं क्या था कि निरंकुश शासकों को हटाना। फ्रांसीसी क्रांति का लक्ष्य क्या है? निरंकुश शासक, जो वहाँ पे तानाशाही शासक थे, उनको हटाना। कहाँ से हटाना? संपूर्ण यूरोप से हटा देना, ताकि उन चीज़ों से उनको क्या करें, मुक्ति मिल सके। यूरोप के अन्य शहर में जब फ्रांस में क्रांति होने शुरू हो गई तो यूरोप के अन्य शहर में भी क्रांतियां शुरुआत होने लगी। जैकोबिन क्लब की स्थापना होने लगी, सब एकत्रित होने लगे। जैकोबिन क्लब की स्थापना कौन लोग कर रहे थे? तो वहाँ के छात्र, यूरोप के छात्र और शिक्षित मध्यम वर्ग मिलकर के एक क्लब का निर्माण करने लगे, एक समूह बनाने लगे, जिसे जैकोबिन क्लब कहा गया।
जो फ्रांस की सेना थी वह विदेशों में जा करके राष्ट्रवाद का प्रचार करने लगी। राष्ट्रवाद अर्थात अपने देश के प्रति प्रेम करो, अपने देश के प्रति समर्पित रहो, यह आप सभी लोगों के अंदर होना चाहिए। तो यह सेना, फ्रांस की सेना विदेशों में जा करके इसका प्रचार करने लगी। अब थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में देख लेते हैं। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। अपने भारत में भी एक व्यक्ति है जिसको नेपोलियन कहा जाता है। कौन है? समुद्रगुप्त। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो जो फ्रांस का नेपोलियन था वह बहुत ही कुशल शासक था। फ्रांस का वह एक तरह का नेता था। यह फ्रांस में रह करके अपनी पढ़ाई को समाप्त करने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद मिलिट्री में भर्ती हो गया। उसके बाद वह मिलिट्री पावर के आधार पर जगह जगह जो है कि युद्ध करने लगा और उसको अपने कब्जे में फ्रांस में मिलाना शुरू कर दिया। पूरे यूरोप पर वह लगभग कब्जा करने शुरू कर दिया था। रसिया में युद्ध किया, वहाँ पर भी जा कर के कब्जा कर लिया था। तो यह इसकी तानाशाही या जैसे भी हो लगातार अपना क्षेत्र बढ़ाता चला जा रहा था। इस नेपोलियन ने प्रजातंत्र को एक बार फिर से नष्ट कर दिया और राजतंत्र को लागू कर दिया। प्रजातंत्र अर्थात लोगों की जो सरकार बनी हुई थी क्रांति के बाद, उसको नेपोलियन हटा दिया और फिर से लागू कर दिया। किसको? राजतंत्र की। जैसा भी होगा केवल राजा ही सब कुछ होगा, ऐसा नियम लगा दिया। लेकिन कुछ नियम वहाँ पे अच्छी व्यवस्था लाया था। कौन सी? सामंतवादी जो व्यवस्था थी समाप्त कर दिया। सामंतवादी व्यवस्था का मतलब अमीर जो वर्ग था वह गरीबों के ऊपर अत्याचार किया करते थे। पूरी भूमि में सामंतों की होती थी, तो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसानों को भूदास्ता से मुक्ति दिला दिया कि उनकी भूदास्ता जो थी, जिस गुलामी में रहते थे, उसको समाप्त कर दिया। जागीरदारी शुल्क से मुक्ति कर दिया। जागीरदारी जो ज़मीन होती थी उसकी जागीरदारी, उसके प्रति कुछ शुल्क राजा लेता था, उसको ख़त्म कर दिया नेपोलियन ने। यातायात संचार व्यवस्था में सुधार कर दिया। फ्रांसीसी और यह सब नियम कब आया था? 1804 में, जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। फ्रांसीसी शासक के प्रति आकांक्षाएं भी बहुत हो गई थी। अब यूरोप का अधिकतर क्षेत्र फ्रांस के अधीन हो गया था। इसके आगे कुछ आपको प्रश्न पूछेंगे, उसका आप आंसर दीजिएगा। इन सभी प्रश्नों का आप उत्तर वीडियो देखने के बाद लिख दीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद कब प्रारंभ हुआ? यूरोप में स्वतंत्रता के लिए कौन संघर्ष कर रहा था? कौन लोग संघर्ष कर रहे थे? स्वतंत्रता के लिए चित्र कौन बनाया? स्वतंत्रता की प्रतिमा के हाथों में क्या था? स्वतंत्रता की जो प्रतिमा थी उनके हाथों में क्या था? फ्रेडरिक सारियू कहाँ का निवासी था? राष्ट्र के लोगों की पहचान कैसे होती है? किसी भी राष्ट्र के लोगों की पहचान कैसे होती है? फ्रेडरिक सारियू के चित्र के बारे में आप बता दीजिए कि उस चित्र में, फ्रेडरिक सारियू के चित्र में क्या क्या जो है कि विशेषताएं थी, किसको वह दर्शाना चाहता था, कौन कौन लोग वहाँ पर जो है कि आए थे। 8वां है अर्नस्ट रेनन कहाँ का निवासी था? कहाँ का निवासी था? फ्रांस की क्रांति कब हुई? निरंकुश शासक किसे कहते हैं? और नेपोलियन संहिता क्या है? नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे, कौन कौन सा नियम लगाए थे, उस वही शायद नेपोलियन की संहिता थी। तो वह क्या क्या है और किस सन में जो है कि यह संहिता आई थी। अब धन्यवाद।